कि यार दीपिका इज टू कॉस्टली, मैं शायद अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ फाइनेंशियली मेंटली, और जो वो बताएगी शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट अलग आएगी। जिस बंदे ने एमएसएमई में लगन से 2 साल काम कर लिया भाई बन जाता है वो, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीडम मिलती है ना वो एमएनसी में कभी नहीं मिलती। बीइंग अ एमएसएमई ओनर हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि कंसल्टेंट को चुनना कैसे, उसका भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई क्वेश्चनर नहीं है, कोई आइडियालाइज नहीं है। इसका एक और मैं इसके लिए थोड़ा सा फाउंडर्स के लिए बोलना चाहूँगी, बिकॉज जो कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स हैं या एमएसएमई ओनर्स हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी बहुत सेल्फिश हैं। मतलब मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 13 घंटे काम कर रहा हूँ, 14 घंटे काम कर रहा हूँ, दैट्स अप टू अस। ये हमारे फेवर में होना चाहिए, पॉलिसीज एम्प्लॉयर के फेवर में होनी चाहिए, एम्प्लॉयज के फेवर में नहीं होनी चाहिए। यार अगर देखो आपको दुकान चलानी है तो आप अकेले चलाओ, लेकिन अगर आपको एक्चुअली बिजनेस बनाना है और कुछ करना है तो आपको डेलीगेशन ऑफ वर्क सीखना ही पड़ेगा। One who's leaving your organization within 2 years, that doesn't mean he's not loyal. मेरा डेफिनेशन लॉयल्टी का क्या है कि मैं अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ, इफ ही लाइक्स इट, जो उसको बेनिफिट चाहिए मैं दे रहा हूँ, तो आई थिंक फिर क्यों जाना है। कोई रीजन हो तो आप बताओ, अदरवाइज रुको। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ट्रेनिंग ठीक से नहीं होती है, लोग आते तो हैं टिकते नहीं है, या फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, इनमें से कोई भी चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हो एचआर सिस्टम से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। एंड तक जरूर देखिएगा। इस कंसल्टेशन का या इस चीज को आप एक मास्टर क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हो। सेम चीज के लिए आप लाखों रुपए की फीस पे करते, वो हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। बदले में आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक शो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज हमको हेल्प मिलती है इससे एक बढ़िया गेस्ट को शो पर लाने में और आपके लिए बेहतरीन कॉन्टेंट बनाने में। तो मिलते हैं शो के अंदर। जय हिंद। दीपिका, आपका स्वागत है शिखर फाइनेंस वाला शो के ऊपर। जानते तो हम एक दूसरे को काफी टाइम से हैं, लॉन्ग टाइम। यस, वो पहला सेशन मुझे मतलब आज भी याद है, व्हेन यू टॉक्ड एज एक्सपर्ट। मैंने कहा यार ये महिला सही है भाई, इसको अपने शो पे लेके आएंगे। थैंक यू। सो बीइंग अ मदर, बीइंग अ बिजनेस ओनर और बीइंग अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो कैसे मैनेज करते हो ये सब? और ये सब कहानी कहाँ से शुरू हो गई कि भाई बिजनेस करना है अच्छे खासे कॉर्पोरेट करियर को छोड़ के? ओके, तो कहानी यार मुझे लगता है कि थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है, बट आई विल कट इट शॉर्ट. Right, so Deepika as an individual mother, okay, it's a great honor to be a mother of 2 daughters, but जैसे मैं अपने आप को चाइल्डहुड में देखती थी, आज भी मैं वैसे ही देखती हूँ. So ये एक डिफरेंस होता है. when you know I was just I still remember I was just in 3rd or 4th standard. I was a sports person, by heart. आज भी वो अंदर है. So मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी नहीं गई है, बिकॉज मैं एथलीट थी और आई यूज टू रन. तो मुझे लगता है आज भी मैं दौड़ ही रही हूँ. बहुत कॉम्पिटिटिव हो. आई एम स्टिल रनिंग एंड विनिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के सबसे छोटे टाउन से आने के बाद बहुत सारी हसल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी अप्स एंड डाउन्स होते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन अल्टीमेटली आप जब उन चीज़ों से सीखते हो ना, दैट समथिंग कम्स एज इन दीपिका. तो मैं ये समझती हूँ कि हर एज में आप इवॉल्व होते हो. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी स्कूलिंग सब कुछ मेरा होम टाउन से हुआ, विच इज़ द स्मॉलेस्ट टाउन ऑफ, क्या नाम है? MP, दतिया. माइक का शहर, प्रॉपर बुंदेलखंड. ठीक है. उसके बाद मैंने अपना हायर स्टडीज़ भोपाल से किया, वहीं मैंने जॉब किया. सो मेरी जो कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई वो एक बहुत ही अच्छी इंडियन बेस्ड MNC से हुई, विच वॉज क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड. 7 साल का कोर मैन्युफैक्चरिंग का HR एक्सपीरियंस लेके. वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं डिटेल में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार, आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना आप देखोगे 50 लोगों का कंपनी है, 500 लोग, 100 लोगों का कंपनी है, वहाँ पे आपको मिलेंगे कितने HR? 4 या 5. हाँ. हमारे 1000 लोगों की फैक्ट्री में सिर्फ 2 HRs थे. सो चाहे फैक्ट्री में कोई सा भी इशू हो, चाहे हायरिंग हो, चाहे कंप्लाइंस हो, चाहे आपका लीडरशिप रोल का कोई काम हो, या फिर ब्लू कॉलर जॉब्स हो या वाइट कॉलर जॉब्स हो, सब जगह आप हो. सो यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग. तो वहाँ फीमेल अकेले थे कि और भी थे? जब मैंने ज्वाइन किया सो आई वॉज अलोन, लाइक मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे टाइम में मैं सिर्फ अकेली सिंगल फीमेल थी. एक और मैडम थे जो बहुत टाइम से उस फैक्ट्री में थे. वी वर हैविंग लाइक ह्यूज एज गैप, बट मेरा हमेशा से था कि यार फैक्ट्री में फीमेल क्यों नहीं हो सकती हैं. सो वी हायर्ड लॉट ऑफ विमेन. तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी फीमेल को हायर किया, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में किया जहाँ पे पहले कभी फीमेल थे ही नहीं. सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है. और मैन्युफैक्चरिंग का मैं ये बोल सकती हूँ कि स्टिल इट इज़ इन माई कोर.
और मुझे लगता है कि जिसने एक बार मैन्युफैक्चरिंग में कोर में काम कर लिया, ग्रोथ अर्ली स्टेज में स्लो है, बट उसका लिमिट नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ट्रस्ट मी। मतलब आई वुड से जो भी सीखा मैंने, जो भी सीखा वहीं से सीखा। ग्रेट। अभी एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो अपन वहीं चलते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल। हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स और इस शो के जो मैक्सिमम ऑडियंस हैं वो सब मोस्टली एमएसएमईज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शेखर भैया कोई अच्छा आदमी हो तो भेज देना। ठीक है। अभी कल एक कॉल आया, शेखर, अच्छा ही इज़ अ बिग बिल्डर है ना, ही कॉल्ड में, यार तेरे जैसा एक आध कोई स्टाफ मेरे को भी भेज देना यार, बहुत अर्जेंटली रिक्वायरमेंट। अरे रिक्वायरमेंट उन्होंने वेग वेग सी बता दी मेरे को। तो मैंने उनको बोला कि सर अच्छे आदमी बनाना लोगों ने भी बंद कर दिए। तो ये मतलब एक टिपिकल सेंटेंस होता है। एग्री, मैं रोज ही सुनती हूँ, अच्छे लोग नहीं मिलते। क्यों होता है एमएसएमईज के साथ ऐसा, और क्यों कॉर्पोरेट्स को ये प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट्स को ये प्रॉब्लम नहीं है। सो वर्किंग इन एमएनसी फॉर 7 years एंड देन उसके बाद जब मैंने अपनी जर्नी, बिजनेस जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने क्लोजली एमएसएमई को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, बिकॉज हम पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशंस दे रहे हैं। सो एंड टू एंड सॉल्यूशन, वेदर इट इज़ कमिंग इनटू एचआर, ऑनबोर्डिंग से लेके एग्जिट तक, उनके हायरिंग सपोर्ट, उनके सिस्टम को लेके, उनके प्रोसेसेस को लेके। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एमएनसी में लोग जल्दी मिल जाते हैं और यहाँ नहीं मिलते हैं। वहाँ पे अलग टाइप के चैलेंजेस हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीश चैलेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर मोटर बनाने के लिए आपको बंदा चाहिए तो मोटर का ही बंदा चाहिए। आप कोई ऑटोमोबाइल का बंदा वहाँ पे नहीं सेट कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें इतने कम लोग हैं कि उसी इंडस्ट्री से आपको वहीं पे लोगों को सेट करना है। दैट इज अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। आज एमएसएमई के पास तो वो चैलेंज ही नहीं है। करेक्ट। नीश का कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन में एक आदमी चाहिए तो आपको बहुत से बहुत क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, आईटीआई चाहिए, फिटर चाहिए, दैट्स इट। और क्या चाहिए आपको? एमएसएमई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो चेंज नहीं होना चाहते। और मैं ये बोलती हूँ, ये इतना बड़ा मार्केट है। आप समझो, इंडिया की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ, 35% ऑफ कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। पूरी, आप अगर मैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करूं, जीडीपी विच इज ऑलमोस्ट 32%, तो आप सोचो ना कितना बड़ा मार्केट है। अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होगा, इट विल बी अ ट्रबल फॉर अस। सो लोग अच्छे नहीं मिलते, ये प्रॉब्लम नहीं है। माइंडसेट का इश्यूज है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, और अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी गलती एमएसएमई करता है पैनिक हायरिंग। व्हाट इज दिस? पैनिक हायरिंग मतलब आपका सीजन है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। अब बॉक्सेस सबसे ज्यादा कब बिकते हैं? शादियों के सीजन में या फिर दिवाली के सीजन में, फॉर एग्जाम्पल। सो नाउ जब शादियों का सीजन होगा तब उन्हें ज्यादा लोग लगेंगे, तो वो तभी हायर करेंगे, तभी प्लान करेंगे। और जब दिवाली का सीजन होगा तभी हायर करेंगे, तभी प्लान करेंगे। उनका कोई रोड मैप नहीं है। ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर आता है। तो एक क्वेश्चन ये उठता है, जो आपने बोला कि चैलेंज जो है वो माइंडसेट का है। यस, करेक्ट। यस। तो ये माइंडसेट का चैलेंज आ कहाँ से रहा है? मतलब देखो, ये प्रॉब्लम तो उनको है, उनको पता है, बट अगर प्रॉब्लम उनको पता है, दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज, तो ये माइंडसेट की क्या चीज़ है जो रोके रखी है उनको? मुझे लगता है कि सबसे पहले एमएसएमईज को ये समझना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल हम एक स्टोरी को पकड़ के चलते हैं, तो हम एक एमएसएमई के एक ओनर की बात करते हैं। मैं उसको फाउंडर बोलूं, मैं उसको एंटरप्रेन्योर बोलूं। आप शेखर बोल दो उसको कि शेखर एक एमएसएमई का मालिक है। ठीक है, चलो कोई और शेखर होगा, गुस्सा तो नहीं होगा ना? ठीक है। सो द शेखर इज द फाउंडर ऑफ एन एमएसएमई। ठीक है। नाउ यू आर फाउंडेशन ऑफ दैट कंपनी। आपने उस कंपनी को बिल्ड किया, ठीक है। आपके पास ना सारे स्किल्स नहीं हो सकते। करेक्ट। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हो उस चीज का, आपने सेल्स भी सीख लिया, उसको बेचने के लिए मार्केट भी सेट कर दिया। ठीक है। जरूरी नहीं आप उतने अच्छे मार्केटिंग में हो, जरूरी नहीं आप उतने अच्छे एचआर में हो, जरूरी नहीं आपका पीपल स्किल्स उतना अच्छा हो। आई हैव सीन लॉट ऑफ फाउंडर्स जिनका पीपल स्किल्स बहुत वीक होता है। करेक्ट। तो क्या गलती है जो एक एमएनसी और एमएसएमई, एक एमएनसी नहीं करती और हर एक एमएसएमई करती है? ओके। वो ये गलती है,
आप देखिए कोई भी एमएनसी डे वन पे एमएनसी नहीं बनती है। करेक्ट। जब भी कोई एमएनसी बनती है उसके पीछे एक उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। दे हायर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स। आज आप बहुत हाई पेइंग एम्प्लॉयज नहीं रख सकते क्योंकि वो एम्प्लॉय अल्टीमेटली आपको ही रिपोर्ट करेगा। करेक्ट। सो दे पे अ लॉट टू कंसल्टेंट्स। जब वो एक्सपर्टीज को लेकर आते हैं और वो एक्सपर्टीज के चलते प्रोसेसेस डिफाइन होती हैं, तब जाके कोई स्ट्रक्चर बिल्ट होता है। सो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि ये चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी बात अगर मैं समराइज करूँ तो यू आर सेइंग दैट कि एमएसएमईज को ये पता है प्रॉब्लम है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनको ये भी पता वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारी एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है। नंबर 3, उनको ये भी पता है कि इसके लिए हमको एक एक्सटर्नल हेल्प लगेगी जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं और उस लेवल के एम्प्लॉय को अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रू। चौथा प्रॉब्लम जो आपकी बात से मुझे समझ में आया कि वो उसको हायर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि उसको एक्सपेंस मानते हैं। क्यों? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। लोगों को आज भी इंडिया में 25,000 का अकाउंटेंट कम सीए अपनी कंपनी में चाहिए होता है। ये रिक्वायरमेंट्स है एमएसएमईज की कि उनका टैली डेटा 200 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं और मुझे लगता है कि कितने अकाउंटेंट हैं तो पता चलता है कि एक ही अकाउंटेंट है। अरे बाप रे। दे डोंट हैव एनी एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस। जब कोई फाइनेंस के लिए सीरियस नहीं है तो एचआर के लिए तो सीरियस क्या ही होगा। सो अब मुझे लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है उस फाउंडर की कि ठीक है हम धक्का खा खा के ही सीखते हैं, मैंने भी ऐसे ही बिजनेस किया। सो आई अग्री, लेकिन पीपल स्किल्स के बिना और उसकी जानकारी के बिना आप अच्छे लोगों को नहीं ला सकते। गॉट इट योर पॉइंट। ये प्रॉब्लम है क्या, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल कोर प्रॉब्लम? क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जैसे आपने शेखर की बात की, शेखर एक एमएसएमई यूनिट का मालिक है। शेखर, सपोज करो मैं अपनी फाइनेंस की बिजनेस बात करूँ, मेरा बिजनेस अभी मान के चलो तकरीबन आज राइट नाउ 12 लोगों की टीम है। इट इज़ ग्रोइंग। मैं एक चैलेंज फेस कर रहा हूँ। आई हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, आई हैव सर्टेन बजट। मैं अपनी चैलेंज बताता हूँ आपको, जिससे शायद मेरा ऑडियंस भी रिलेट कर पाएंगे। जैसे मुझे सेल्स के लिए लोग हायर करने हैं। अब नाउ व्हाट इज हैविंग कि मेरी लाइन में मुझे एक सर्टेन ट्रेड्स के लोग लगते हैं। करेक्ट। मैंने बहुत रिसर्च करी, उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार मुझे ऐसे लोग नहीं चलेंगे जो कि मोरली लो हो, ठीक है, गलत कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंस का मामला है, फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो हाई इथिकल स्टैंडर्ड के लोग चाहिए, ये एक ट्रेट है। दूसरा मुझे ट्रेट समझ में आया कि वो हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए, क्योंकि इस लाइन में कंपटीशन बहुत है, मेहनती लोग चाहिए, है ना। घंटे देख के काम ना करें, उनको काम मिला तो करें और नहीं है काम तो आराम करें। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये आई कि ये ऐसे लोग होने चाहिए लॉन्ग टर्म वाले हों, क्योंकि फाइनेंस में कैरियर बनने में लर्निंग कर्व है 2 साल या 3 साल का, इतना सीखने में समझ आता है। ठीक है। उसके बाद आपका अर्निंग स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अब मैं अगर फ्रेशर्स में जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे चैलेंज आ रहा है, नहीं मिल पा रहे लोग। आई एग्री। एक्सपीरियंस में जा रहा हूँ तो वो बोलते हैं यार छोटी कंपनी है, हमको यहाँ काम नहीं करना। बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँ? इसमें 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। सबसे पहले आपकी ना पाइपलाइन रेडी नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको पता नहीं कि आपको कितने लोग चाहिए और उनके रोल्स डिफाइन हैं या नहीं है। अल्टीमेटली लोग आज जॉब डिस्क्रिप्शन को और जॉब एनालिसिस को मिक्स कर देते हैं, जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और आपने लिख दिया आपको सेल्स का रोल चाहिए और डिफाइन कर दिया। अरे वो बंदा सॉल्व क्या करेगा, किससे कोऑर्डिनेट करेगा, आप किस टाइप, आपको सारे सेल्स के बंदे ऐसे नहीं चाहिए, आपको ऐसा बंदा सिर्फ एक ही चाहिए, वो नीचे टीम बना के डेवलप करेगा। ओके। एक सीनियर चाहिए। सो अल्टीमेटली आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम है। ओके। कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, विजन को अगर लिखा है और समझा है कि फॉर एग्जांपल मुझे 1 साल में इस लेवल पे पहुंचना है, ठीक है। अब आपने बताया कि आज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप बिल्कुल 0 स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम कैसे हायर कर लेते हैं कि मुझे अभी हाल फिलहाल ये प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। मुझे क्या प्रॉब्लम दिख रही है कि मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए जो अकाउंट संभाल ले। हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, एक एम्प्लॉय चाहिए जो एचआर संभाल ले, एक एम्प्लॉय चाहिए जो प्रोडक्शन संभाले, एक एम्प्लॉय, ऐसे हायर करते हैं। वी डोंट थिंक ऑफ डाउन द लाइन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स। आपकी आज की हायरिंग आपकी आज की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेगा, आपकी आज की हायरिंग आपके आने वाले फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो उस फ्यूचर को एनालाइज ही नहीं करते हम लोग। और उस फ्यूचर को एनालाइज करने के लिए जेन्युइनली वी नीड एक्सपर्टीज
कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप अगली साल कहाँ स्टैंड करेंगे। हमने सोचा कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, नाउ सेल्स वाले लोग आ गए और अब सेल्स वाले लोग काम पे लग जाएंगे, धंधा आएगा, फिर हम ऑपरेशंस को, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ स्ट्रक्चर। मैं जेडी इज नथिंग, मेरे लिए जेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं एक ही सवाल पूछती हूँ क्लाइंट से, आप मुझे ये बताओ ये बंदा कौन सी समस्या का समाधान करेगा आपकी कंपनी में, और लोग ये बता नहीं पाते हैं। रोल्स लिख दिया आपने उसमें टाइटल लिख दिया, बड़ा बड़ा टाइटल सेल्स मैनेजर, ठीक है, बिजनेस लाएगा, बट कितना बिजनेस, क्या बिजनेस, किससे लाएगा, कहाँ है लीड्स फनल, आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, वेयर यू वांट टू रीच, कहाँ पहुंचना है आपको। सो जॉब एनालिसिस सबसे पहले आता है, उसके अंदर जॉब स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। लोगों को लगता है जेडी, हमारे कंपनी में पूरे जेडी बने हुए हैं मैडम, हम आपको बता देंगे। और जब मुझे पता चलता है कि किसी कंपनी में 25 लोग काम कर रहे हैं, और 25 लोग जब काम कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमें 25 लोग और हायर करने हैं क्योंकि हम अगले साल 100 से 200 करोड़ होने वाले हैं, तो मैं बोलती हूँ पहले इन्हीं 25 में आप 200 करोड़ बना लोगे, क्योंकि इनका ही परफॉर्मेंस एवेलुएशन प्रॉपरली नहीं हुआ है। एक सवाल और यहाँ पैदा हो रहा है, बहुत Yes. इंपॉर्टेंट सवाल पैदा हो रहा है कि पूछिए। कंसल्टेंट महंगे होते हैं। देखो ऑनेस्टली I agree. जैसे I मैं ही agree. अगर आपको हायर करूं, आई अग्री। मुझे ऐसा लगता है कि यार दीपिका इज टू कॉस्टली, और मैं शायद अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ फाइनेंशियली, मेंटली, और जो वो बताएगी शायद उसको इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट अलग आएगी। इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। देखो मैं कभी नहीं बोलती कि कभी भी आप डायरेक्ट फर्स्ट कंसल्टेंट्स को, आई सजेस्ट ओनली सिंपल थिंग्स। आप नेटवर्किंग से कितना सीख सकते हो। जस्ट इमेजिन इफ यू सिटिंग विथ मी, हम किसी भी इवेंट में मिले और आपने मुझसे 4 सवाल पूछोगे, मैं 4 सवाल का आंसर नहीं दूंगी। आप ट्रस्ट कैसे बिल्ट होगा? आई ऑलवेज बिलीव कि किसी को भी डायरेक्ट कंसल्टेंट हायर करना ही नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आप मुझे एज अ पर्सन नहीं जानते हो कि मेरा पर्सनल हेल्पफुल नेचर कितना है, मैं कितना ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ का, या फिर अगर मैं आपको एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑनबोर्ड करूँ तो मैं ऐसे ही कर लूँगी क्या? नहीं। करेक्ट, राइट। सो कंसल्टेंट्स महंगे नहीं होते। कंसल्टेंट्स महंगे इसलिए लगते हैं क्योंकि कंसल्टेंट्स को आपने अगेन प्लानिंग के साथ नहीं हायर किया, राइट कंसल्टेंट को हायर नहीं किया, उनका आपका प्रॉब्लम क्या था, दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट, और वो क्या दे के चले गए वो आपके यूज़फुल नहीं निकला। या फिर कंसल्टेंट को आपने हायर कर लिया, अब आपको उसने फ्रेमवर्क तो बना के दे दिया, आप मुझसे बोलोगे दीपिका KRA का फ्रेमवर्क बना के दे दो, मैं दे दूंगी, सक्सेशन प्लानिंग दे दूंगी, जॉब एनालिसिस दे दूंगी, मैंने तो हे जॉब स्टडी दुनिया भर का क्या क्या पढ़ा हुआ है सब दे दूंगी, आप एग्जीक्यूट कर लोगे? नहीं कर पाएंगे। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती है, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी फेलियर। और ये मैं बोल रही हूँ कि आज हर वो कंपनी ये चीज़ फेस कर रही है। आज भी जितनी भी हायरिंग्स देखती हूँ मैं, हर हायरिंग में मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आती है। मैं आपकी बात अगर समराइज़ करूँ तो आप बोल रहे हो कि पहला तो हमारे पास MSME ओनर्स के पास खुद अपनी प्रॉब्लम की क्लियरिटी नहीं है। कंसल्टेंट को अगर हायर करना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको किस तरह का कंसल्टेंट चाहिए, उसका भी एक रोल डॉक्यूमेंट या कह लो उस तरह की एक क्लियरिटी कि उससे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, वो खुद ही नहीं किया हुआ है हमने। और एक एक से करना होता है, आपको सारे कंसल्टेंट्स एक साथ आप खुद भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे इनिशियली। आप हर बड़ी कंपनी एक बाहर से कंसल्टेंट लेके आती है, वो अपनी पूरी एक्सपर्टीज उसमें झोंक देते हैं, पूरे फ्रेमवर्क बना के देते हैं, एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, और कंपनीज फट 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 स्केल करते हैं। हम डेली प्रॉब्लम्स में ही घुसे रहते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, मुझे जो आपकी बात से समझ में आया कि जो क्वेश्चन भी है मतलब और एक रिफ्लेक्शन भी है कि सिस्टम्स नहीं है हमारे पास। बीइंग अ MSME ओनर हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि कंसल्टेंट को चुनना कैसे है, उसका भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आइडियालॉजी नहीं है। इसका एक और मैं इसके लिए थोड़ा सा फाउंडर्स के लिए बोलना चाहूँगी, बिकॉज जो कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स हैं या MSME ओनर्स हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी बहुत सेल्फिश हैं। आई टेल यू व्हाट, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सिस्टम प्रोसेसेस बनाते हो ना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी सिस्टम प्रोसेस में फाउंडर को भी उस हिसाब से चलना होता है। हाँ, ठीक है, बहुत सेल्फिश है। आपने जहाँ सिस्टम बनाए, सिस्टम आपको एम्प्लॉय के लिए चाहिए, नहीं आपके लिए। ये सबसे बड़ा मिथ है भाई, सिस्टम आपको एम्प्लॉयज के लिए नहीं चाहिए होते हैं, सिस्टम आपको बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। एंड दैट इज वाई सिस्टम फेल्स, क्योंकि वो एम्प्लॉय सेंट्रिक सिस्टम्स हैं। क्या डिफरेंस है एम्प्लॉय सेंट्रिक और एम्प्लॉय बिजनेस सेंट्रिक सेंट्रिक में? मतलब फॉर एग्जांपल
कि एक क्लाइंट मुझसे बोलता है कि दीपिका आप एक काम करो, मेरी पॉलिसीज़ बना दो, बट उस पॉलिसीज़ में ना टाइम लाइन को डिफाइन मत करना। मतलब मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 13 घंटे काम कर रहा हूँ, 14 घंटे काम कर रहा हूँ, दैट्स अप टू अस। ये हमारे फेवर में होना चाहिए। पॉलिसीज़ एम्प्लॉयर के फेवर में होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के फेवर में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला इससे हासिल क्या करना चाहते हो आप? ही सेड कि लोग टाइम पे आए और जाएं आपके हिसाब से। ये कैसा सिस्टम है? एंड वाई समबडी विल फॉलो दिस सिस्टम? फिर आप बोलते लोग टिकते नहीं है। कैसे टिकेंगे? नहीं टिक सकता कोई। इसका एक क्वेश्चन मतलब इससे रिलेवेंसी रखता है। चलो अपन वापस शेखर पे आते हैं, ठीक है। उससे क्लियर होगा। शेखर जैसे फाउंडर्स की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मेंटली रेडी हैं। मतलब एक तो वो हो गई कि जो मेंटली रेडी नहीं है उनकी तो Right. प्रॉब्लम, भाई पहले मेंटली तैयार हो जाओ तब मैडम के पास आना। मेंटली रेडी है बट हमारी प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व करोगे आप? मतलब वी आर रेडी टू पे, वी आर रेडी टू, मतलब हम जंप करने तैयार हैं कि हाँ जो करने की जरूरत है वी विल डू इट, बट वी डोंट हैव एनी सिस्टम और वी डोंट हैव एनी एक्सपर्ट। और हम एक पॉइंट पे आकर रुके हुए हैं कि यार मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, मेरे पास आज चॉइस है कि मैं एचआर रख लूं या मैं कंसल्टेंट रखूं। तो मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार एक फुल टाइम एचआर करूंगा, सपोज करो उसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये में दे रहा हूँ, क्या उसको काम जितना चाहिए उतना मेरे पास है? तो सवाल का आंसर आया नहीं है। और आप इसको लिखोगे ना तो आपके पास 5,000 रुपए का भी काम नहीं होगा। मैं लिख के दे रही हूँ आपको। मतलब 10-12 लोगों की टीम में क्या ही काम होगा। Yes. फिर वहीं दूसरी तरफ मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि अगर मैं कंसल्टेंट को हायर करूंगा तो पता चलता वो इस रेंज में आता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, इज दैट ट्रू, या ये मेरे दिमाग का मिथ है? ये मिथ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। इट्स अ मिथ। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं कंसल्टेंट को हायर कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि कल को मेरी कंपनी जैसे जैसे स्केल करेगी तो किस पॉइंट पे मुझे कंसल्टेंट को छोड़ के फुल टाइम एम्प्लॉय पे आ जाना चाहिए? ओके, सो इट्स अ जर्नी। ठीक है, मेरी क्लाइंट है, उनका एग्जांपल देती हूँ, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम के आंसर्स मिल जाएंगे। उनको फंडिंग लेनी थी, उनको बहुत बड़े प्लान्स थे उनके। दे वर वेरी विजनरी फाउंडर, आई वुड से। शी वॉज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे और उन्होंने बोला कि दीपिका, आई मेट हर थ्रू बाय वाया पर्सन। उन्होंने बोला कि दीपिका हमको ना 50-100 लोग हायर करने हैं। मैंने बोला कि यार आपको 50-100 लोग हायर करने हैं तो एक काम करते हैं, एक एचआर हम इन हाउस रख लेते हैं और मैं आपको कंसल्टिंग सर्विसेज देती रहूँगी और हम लोग ऐसे जॉइंटली काम करेंगे। सो द पर्सन हु इज इनसाइड वो हमारे एग्जीक्यूशन को थोड़ा फास्ट कर देगा। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट शी सेड। उन्होंने बोला कि दीपिका मुझे एचआर का कुछ नहीं आता, मैं सेल्स वाली बंदी हूँ और मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी कंपनी में बिजनेस कैसे लेके आना है। जो भी एचआर को आप बिठाओगे मेक श्योर वो मुझे रिपोर्ट ना करे। अगर मेरा एचआर मुझे रिपोर्ट कर रहा है या मेरा फाइनेंस मुझे रिपोर्ट कर रहा है तो उसकी नॉलेज मुझे उससे बेहतर होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं है। एंड देन यू वोंट बिलीव, विद इन 3 years, आज भी हमारे वो क्लाइंट हैं, दे रेज्ड फंड्स, प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ, मल्टीपल सिटी में ब्रांचेज हुई, 50 पे गए, 100 पे गए, फिर कम पे आए, फिर ऊपर नीचे, टेक टीम स्टिल स्टेबल। इट्स completely outsourced and on a very cost effective way. So हर चीज़ का एक प्लान है। नाउ आई विल से कि नाउ दे आर रेडी फॉर फुल टाइम एम्प्लॉय। ओके, क्योंकि आप एज अ कंसल्टेंट आप खुद ही सजेस्ट कर दोगे, क्योंकि जो सिस्टम आपने बिल्ड किया होता है ना और जो सिस्टम आपने खुद बनाया होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगेगा कि इस कंपनी को मैंने पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना दिया है, क्या आप उस कंपनी को बीच में ऐसे छोड़ पाओगे? वो तो बच्चा हो जाता है अपना फिर। यस, आपको लगता है कि एवरी पॉलिसी, एवरी एम्प्लॉय हमने हायर किया, हमने बनाया, इसका इंडक्शन किया, सब कुछ मैंने किया है, मैं इसको बीच में स्ट्रक्चर नहीं छोड़ सकती। चाहे कंपनी में कितनी भी क्राइसिस हो, आपका पार्ट बन जाती है वो। फिर आप उनको बेहतर सजेशंस देते हो एंड इट्स अ बोथ साइड। आपको भी उतना ट्रस्ट रखना होता है, सामने वाले को भी उतना ट्रस्ट रखना होता है। मैंने इस जर्नी में एक और चीज़ ऑब्जर्व की है, मोस्ट ऑफ पीपल गिव अप। उनको लगता है कि रिजल्ट कल दिखने चाहिए। एचआर के, फाइनेंस के रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखते हैं। व्हाट इज आइडियल टाइमलाइन, मतलब एक क्या टाइमलाइन, फेयर टाइमलाइन है? इट टेक्स टाइम। सो मैं बोलती हूँ कि कम से कम 3 से 4 महीने तो पूरा फाउंडेशन बनाने में लगता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से अगर हम जाते हैं बनाने में। क्योंकि आज भी एचआर को हर कोई सिर्फ एक सपोर्टिंग फंक्शन मानता है, जो कि मैंने मेरे करियर में कभी नहीं देखा।
ओके क्योंकि बीइंग इनटू एज एन यूनिट एचआर रोल आल्सो आई वाज प्योरली इन्वॉल्व इनटू माय डे टू डे बिजनेस थिंग्स कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ डिलीवर हो रहा है, कौन मेरा कस्टमर है, अगर मोटर रेलवे को जा रही है तो रेलवे का कौन सा कस्टमर है और कितनी मोटर जा रही है और कितने लोग प्लानिंग में काम कर रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। सो जब तक एचआर बिजनेस के साथ अलाइन नहीं है तो वो एचआर है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाउ यू मेक श्योर, मतलब 3 months आपको स्ट्रक्चरिंग में लगता है, उसके बाद डे टू डे उन स्ट्रक्चरिंग को एग्जीक्यूशन में लाना होता है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एक मेरे साइज की कंपनी से लेके अप टू 100 या फिर उससे बड़ी, क्या मतलब हाउ यू गिव सॉल्यूशंस, कैसे डिज़ाइन करते हो? सो हम सबसे पहले एक ऑडिट करते हैं, बेस्ड ऑन दैट ऑडिट वी आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम क्या है। सो अल्टीमेटली मोर और लेस कंपनीज में एक जैसी प्रॉब्लम होते हैं कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ के पास जाओगे तो बोलेंगे हमें तो ऑफर ही नहीं मिला, हमें तो पता ही नहीं है मैडम। तो जब आप एम्प्लॉयर से बात करोगे, वो हर एम्प्लॉयर सिर्फ यही प्रॉब्लम निकाल के बैठा हुआ है कि हमारे एम्प्लॉय काम नहीं करते, ठीक है, एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आते, एम्प्लॉय का ये इशू, एम्प्लॉय का ये इशू, एम्प्लॉय का ये इशू, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और जब आप एम्प्लॉयर से मिलते हो, एम्प्लॉयज़ से मिलते हो, तो वो बोलता है कि हमारे यहाँ छुट्टी नहीं पता हमको कितनी है, हमें पता ही नहीं हमारे यहाँ कैसे होता है, हमें पता ही नहीं, हमारा 3 साल से मैडम अप्रेजल ड्यू हुआ ही नहीं है। तो कभी सैलरी 7 को आती, कभी 10 को आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। सो अगर आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एज एन फाउंडर आई ऑल्सो फील कि हर बंदे में ना ओनरशिप होनी चाहिए। नहीं होती है, नहीं होती है। वाई यू लुकिंग फॉर समबडी? सबकी लाइफ का अपना अपना गोल है। आप हर बंदे से अपने जैसा एटीट्यूड क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि नहीं होगा। सो कंसीडर देम एज एन एम्प्लॉई एंड गिव देम एट लीस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर विच दे डिजर्व। इसमें दीपिका देखो, एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। आई केम फ्रॉम आर्मी, है ना, तो सेना से आया, तो आर्मी से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि आर्मी बेसिकली एवरेज गांव के लड़के लेती है, टर्न देम इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। सो और सबसे पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके पास सबसे पुराना एचआर एक्सपीरियंस है, आप कह लो, और वो भी लार्ज स्केल पे। Right. तो हमारे एक जनरल साहब थे, वो अक्सर बोलते थे कि हम गाँव से लड़के लाते हैं और फिर वो अपनी जान दाव पे लगाते हैं। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कभी, वो मैं आपसे आज वापस कर रहा हूँ कि सर 25-50 हज़ार रुपये के लिए आदमी अपनी जान तो नहीं देने आता, करेक्ट ना? फिर आप मतलब वो रिक्रूटमेंट डिवीज़न देखते थे, तो मैंने कहा सर ऐसा क्या करते हैं कि ये लोग इतनी कम पैकेज में भी अपनी जान देने के लिए रेडी हैं, और कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि आज, ये सैकड़ों साल से ऐसे ही चल रहा है। वाओ, Why this happens? और हम MSME बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर, हम पैसे भी दे रहे हैं, हम ज़्यादा फ्रीडम भी दे रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देने के बाद भी ऐसे लोग नहीं ला पाते जो चंद घंटे काम कर सके टिक के और हमारे साथ इस सफ़र में रह सके। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। Why? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो ना वहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस या जान देने की बात नहीं है, वो क्या, मतलब मैं हमेशा देखती हूँ कि जैसे मैंने बोला फाउंडर्स सेल्फिश हैं और मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स हैं, ठीक है, बट क्या आर्मी में भी ऐसा ही है? नहीं, वहाँ तो वो जनरल 25,000 का बंदा भी जान दे सकता है और कर्नल भी जान दे सकता है। वो तो साथ में जाना पड़ेगा। इट्स अ देशभक्ति, हाँ। ठीक है, वो डे 1 पे नहीं आती है ना। अगेन इट टेक्स टाइम। आप क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं करते हो। आपको क्यों चाहिए कोई बंदा 5 साल के लिए, क्यों चाहिए कोई बंदा 4 साल टिके ही, आप उससे क्यों लिखवा रहे हो कि वो रुके या रुक के बात करे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन टीम। हमारी टीम में जब भी हम किसी फ्रेशर MBA को हायर करते हैं, HR को, हम उसको डे 1 पे बोल देते हैं हमारे पास आपके लिए देने के लिए ग्रोथ सिर्फ 2 साल है, मैं आपको सिर्फ 2 साल तक ना वो MNC प्रोडक्ट बना दूंगी, उसके बाद अगर आप मेरे साथ हो तो आपका फेलियर है। इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट। आप किसी से भी पूछ लो मेरी टीम में उठा के, अगर मैंने ये स्टेटमेंट किसी को ओपन मीटिंग में नहीं दिया हो तो, एंड ट्रस्ट मी, ये उसी बात का आंसर है। इंदौर की एक कंसल्टिंग कंपनी बता दो जिसमें रिक्रूटर 6 महीने से ज़्यादा टिकता हो, 10 में से 1 टिकता होगा। हमारे यहाँ रिकॉर्ड है, बेसिक टेन्योर 2 इयर्स है, क्योंकि मैंने उसको सेट कर दिया एंड आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच होने चाहिए। हम उस तरीके की फ्रीडम दे रहे हैं, हम उस तरीके का ग्रोथ दे रहे हैं, हम उस तरीके को बोल रहे हैं आपको 2 साल बाद जाना है। अगर आप यहाँ हो तो आप गधे हो, सीख ही नहीं पाए, यू कुड नॉट लर्न फ्रॉम मी, आप HR नहीं बन सकते, मैं बोल रही हूँ।
2 से 2.5 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल के अंदर अंदर निकल जाओ, किसी एमएनसी को ज्वाइन कर लो. सो पीपल वर्किंग इन माई टीम नाउ दे आर वर्किंग इन रिलायंस, वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग. आपको क्यों जिंदगी भर के लिए रखना है उसको? आप उसका ROI कब निकाल सकते हो ये देखो, कितना फास्ट ट्रेन कर सकते हो ये देखो, और आप कि जो वर्ड्स और एक्शंस हैं वो अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो जान क्या, वो कुछ नहीं देगा आपको. जान तो बहुत दूर की बात है. वेरी सिंपल. आपकी बात अगर समराइज करूं तो आपका वाई बहुत क्लियर है और उनका वाई क्लियर नहीं है. MSME के साथ ये तो प्रॉब्लम है. एक्चुअली क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली एक सच्चाई बताता हूँ. बीइंग अ बिजनेस ओनर आई लर्न क्वाइट लेट. अभी मेरे एक मेंटर हैं. लेकिन प्रॉब्लम से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जिस बंदे ने MSME में लगन से 2 साल काम कर लिया, भाई बन जाता है वो. ओके. ट्रस्ट मी, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीडम मिलती है ना वो MNC में कभी नहीं मिलती. आप हर डिपार्टमेंट में हर तरीके का काम सीख जाते हो, हर डिपार्टमेंट में. बस ये फाउंडर का ट्रिक होना चाहिए कि आप उसको कैसे रोकते हो. बेसिकली क्या हुआ कि 2 साल पहले तक मेरा भी माइंडसेट यही था कि यार लोगों को हायर करोगे शेखर, तुम ROI ला पाओगे नहीं ला पाओगे, ला पाओगे नहीं ला पाओगे. एक क्वेश्चन घूम रहा था. सो आई हायर्ड अ कोच एट दैट टाइम, पर्सनल कोच. So I asked, she is a lady from Mumbai. So she told me very one statement जिससे मेरा mindset पूरा change हुआ, और वो hiring से related ही था. So I put it her, मैंने उसको honestly problem बताई कि ये मेरा mental block है जिससे मैं पार नहीं जा पा रहा. मुझे पैसे की problem नहीं है, मुझे टीम में ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट भी है, बट इस मेंटल ब्लॉक से मैं आगे नहीं जा पा रहा. मुझे डर, मतलब मेरा बिजनेस ऐसा है जहाँ पर कि नॉलेज सारा बिजनेस होता है, तो डर ये रहता है कि यार कस्टमर ये सीख जाएगा, यही मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा. दैट वाज अ कॉमन फियर. शी आंसर्ड मी वेरी ब्यूटीफुली. उसने मुझे बोला कि शेखर जी एक बात बताओ, आपके शहर में कभी चोरी हुई है? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, हर शहर में होती है, हर दिन होती है. तो बोला आपके शहर में क्या ताला लगा रहता है पूरे में, चारों तरफ बिल्कुल पुलिस वाले घेर के खड़े रहते हैं 24 घंटे? मैंने कहा नहीं. बोला वाई? आई डोंट नो. मैंने कहा चोरी डेली थोड़ी होती है बट इंदौर में अगर 1 लाख घर हैं तो वो मुश्किल से बोलूँगा 10 घर में होती होगी या 100 घर में होती होगी. तो बोला यही चीज़ आप समझ लो, चोर कभी भी पूरा शहर नहीं चुरा सकते. करेक्ट. और उनकी एक लिमिटेशन होती है. और चोर चोरी एक बार कर सकता है, मैक्सिमम 2 बार करेगा, कभी तो पकड़ा जाएगा. और तीसरी उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, बोला आपके घर में ताला लगाते हो, आप चोरों के लिए लगाते हो या शरीफ लोगों के लिए लगाते हो? एंड दैट हाउ आई चेंज्ड, बिकॉज मैंने कहा ताला तो ऑब्वियस सी बात है चोर तोड़ के ही जाएगा. अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो मेरी और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं. यार अगर देखो आपको दुकान चलानी है तो आप अकेले चलाओ, लेकिन अगर आपको एक्चुअली बिजनेस बनाना है और कुछ करना है तो आपको डेलीगेशन ऑफ वर्क सीखना ही पड़ेगा, लोगों पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा. सी, जब हम पीपल की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस. हर एम्प्लॉय इमोशन से चलता है. आपने जो बोला देशभक्ति, वो इमोशंस ही है कि हम मर मिट जाएंगे. और ट्रस्ट मी, हर एक कंपनी में आपको 2-3 ही लोग ऐसे चाहिए जो मर मिट जाएं आपके लिए, ठीक है. लेकिन वो कैसे करेंगे? आप उन्हें मेरे लिए बताओ आप, तो चलो मैं आप समझ लो कि आज ये वहाँ पर और किसी का तो एग्जांपल नहीं दे सकते. सपोज करो मैं आपको मेरा बताता हूँ व्हाट इज माय विजन, ताकि इन लोगों को भी हेल्प मिले. इट्स कीप इट एज अ एक्चुअल सिनेरियो. सो मेरे पास इनपुट बहुत है, आई हैव अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज, और मैं उनको अटेंड नहीं कर पाता ऑनेस्टली बोलूँ, बिकॉज मेरी बैंडविड्थ है और वो चौकड़े. आई हैव 3 बिजनेसेस. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि मेरी लाइन में मेरे पास लोग हैं, दोज हु आर गुड बट दे आर नॉट दैट टैलेंटेड कि वो आगे इस कंपनी को लेके जा सके. बट आई न्यू कि मुझे जो टैलेंटेड लोग लाने हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो लॉयल नहीं होते, वो 1-2 साल रुकेंगे और चले जाएंगे. दैट इज माई चैलेंज. और इससे आप लॉयल्टी कैसे चेक करते हो कि जो 2 साल रुका और वो लॉयल नहीं है? सो आई हैव अ फ्रेमवर्क. ये इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगी फॉर योर ऑडियंस, ओके, कि द वन हु इज लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन विद इन 2 years, दैट डजंट मीन ही इज नॉट लॉयल. करेक्ट, आई एम एग्री ऑन दैट. यस. सो मेरा मतलब, मेरा डेफिनेशन लॉयल्टी का क्या है कि मैं अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ, इफ़ ही लाइक्स इट, जो उसको बेनिफिट चाहिए मैं दे रहा हूँ, तो आई थिंक कि फिर क्यों जाना है. कोई रीज़न हो तो आप बताओ, अदरवाइज रुको. इट्स नॉट अ क्वेश्चन. ओके, नहीं, आई एम नॉट अग्री. ओके, यू आर नॉट इस एग्री. पे मैं एग्री नहीं करती हूँ. व्हाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबके पर्सनल लाइफ के गोल्स हैं. आप उसको हाउ यू कैन डिफाइन कि somebody शुड स्टे फॉर दिस मच लॉन्गर ऑफ टाइम.
मुझे अगर ग्रोथ दिख रही है और मुझे लग रहा है कि मुझे इस कंपनी में अगले 3 साल तक टिकना है, आपको ये इंस्टिंक्ट को अटैच क्यों करना है? तो इससे हम कैसे परे पाएं? बिकॉज ये मेरे दिमाग में फ्रेम बैठ गया और इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आपको जिसको जब जाना है जाने दो ना। हाउ यू कैन होल्ड, जाने वाले को कौन रोक पाया? ये तो बहुत सही लाइन है। कौन ही रोक पाया है? मतलब आपको क्यों रोकना क्यों है? सो मेरा एजेंडा वही है, रोकने पे फोकस मत करो, अच्छे लोगों को लाने पे और ट्रेन करने पे फोकस करो। आधी जंग आप वैसे ही जीत जाओगे। और जो उन्होंने बोला ना कि आप एक्चुअली ताला किसके लिए लगा रहे हो, शरीफों के लिए या चोरों के लिए? सो दैट्स द आंसर। ओके, सो मैं तीसरी चीज पे आता हूँ। सो अगर हम लोग अच्छे लोग ला रहे हैं तो आई सॉ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग रुकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज मेरी लाइन में जो चर्न रेट है इट इज़ अराउंड मतलब 60-70% है, साल भर के अंदर इतने लोग चले जाते हैं। बट हमारे यहाँ वो बहुत कम है, हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ 30% से ऊपर नहीं है। Okay. और 30% भी है तो विद इन 3 मंथ्स है। हेल्दी अट्रिशन बोलते हैं इसको, है ना, कि अगर जाना होगा तो फर्स्ट 3 मंथ्स में चला जाएगा, अगर वो 3 महीने क्रॉस कर गया तो फिर वो 3 से 5 साल रुकता है। ठीक है। अनटिल वो 3 से 5 साल बाद भी तब जाता है जबकि कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जहाँ की उसको मजबूरी है जॉब चेंज करना है या छोड़नी पड़ेगी, जैसे शादी हो गई है या कुछ और चेंज हुआ है। नाउ द चैलेंज इज दैट कि हमारे स्टैंडर्ड हायरिंग के हमने हाई रखे हैं बट हमारी पॉकेट्स एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स पे फिक्स है। अब ये हो रहा है कि ये डिफरेंस ऐसा है, हमको ये आदमी चाहिए, हमारे पास ये है और हम इसको मैच करने जाते हैं तो हमको डर लगता है और ये नीचे आने को तैयार नहीं होता। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है उसका, आपको हायरार्की सेट करनी है। यू डोंट नीड मैनेजर्स इन द टीम, यू नीड मोर एग्जीक्यूटर्स इन द टीम, जो कि बहुत लो बजट में मिलते हैं। मैनेजर आपको एक ही चाहिए। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखना टॉप लेयर मतलब मे बी फाउंडर्स और सीईओज, नीचे सब मैनेजर हैं और सब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे घटिया हायरार्की लगता है मुझे ये। ओके, व्हाई? उसके नीचे 1, उसके नीचे 4, दैट्स इट। ओके, वेरी गुड। सो अल्टीमेटली आपका बजट एडजस्ट हो गया, आपने एक सीनियर लेवल रखा हुआ है, वो 4 लोगों को हैंडल कर रहा है। दैट्स अ राइट वे ऑफ यू नो मैथमेटिकल टर्म्स में मुझे एक एग्जांपल दो। सो अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करती हूँ या एक ऐसी कंपनी की बात करती हूँ, चलो हम एक एमएसएमई की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं जिसमें एक ओनर है, ठीक है, और उसमें 6 या 7 मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो सारे फाउंडर्स हैं, सारे एचओडीज हैं, ठीक है। अब उन एचओडीज के अंदर कौन है? ब्लू कॉलर है, जिससे आप डे टू डे काम करवा रहे हो, मशीन बनवा रहे हो, मशीन पे काम करवा रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है। अब वो जो 8 एचओडीज हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? फाउंडर पे। वो गलत है। ओके, हमें सारे इतने एचओडीज चाहिए क्यों है आपको? ओके, मतलब अल्टीमेटली व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजन तो एचओडीज की जरूरत क्या है? वेरी राइट। सो हमें एग्जीक्यूटर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं इनिशियल स्टेज में, अप टू 200 ऑर्गेनाइजेशन तक एम्प्लॉयज़ की उसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकता है, नहीं तो स्केल नहीं कर सकता। स्केलिंग में बहुत दिक्कत आएगी उसको। सेकंड सिनेरियो बताता हूँ आपको मैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि सपोज करो अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, अब मुझे सेकंड लेयर पे ऐसे लोग चाहिए जो कि मुझे एज अ सीईओ या फाउंडर रिप्लेस करें। बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें मैं सबको बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये टर्म का मतलब भी नहीं पता होगा। सक्सेशन प्लानिंग बहुत सिंपल सा एक चार्ट है, एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है। आपको सिर्फ परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल देखना है लोगों का। ज़रूरी नहीं है कि आईआईएम का एक स्टूडेंट उतना अच्छा परफॉर्म करेगा जैसा आप चाहते हो, और ज़रूरी नहीं है कि बी ग्रेड का कॉलेज का बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। सो आई टेक माई ओन एग्जाम्पल। आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम वेरी फैंसी कॉलेज, बट आई वॉज अ ग्रेट परफॉर्मर इन माई ऑर्गेनाइजेशन, even better than people were coming from top B schools. Okay. I got a lot of awards on this. So ये खुद की इंडिविजुअल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कौन कितना फास्ट लर्नर है, कौन कितना फास्ट चीज़ों को ग्रैप्स करता है और कितना जल्दी वो आगे बढ़ता है। सो उसका पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, पोटेंशियल का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने पोटेंशियल परफॉर्मेंस देखा, अब आपने देखा कि मेरे कुछ लोग हैं जो बहुत ही क्रिटिकल रोल को हैंडल कर रहे हैं, अगर वो चलेगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन हिल जाएगा। Correct. हर कंपनी में हर फाउंडर के साथ हर 1 साल में ये धक्का लगता है उसको, क्योंकि उसकी कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा और वो ब्लैकमेल भी करता है, ठीक है, वो चला जाता है और आपकी पूरी डिपेंडेंसी होती है उस पर।
वो चला गया तो आपकी समझो नैया डूब गई। है ना, डूब गई। और जैसे तैसे एज अ फाउंडर हमें इतना करेज होता है कि हम नैया को डूबने नहीं देते, हम फिर से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन कितना स्ट्रगलिंग होता है ये। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग की होती, जो बंदा क्रिटिकल रोल पे बैठा हुआ है कि वो हाई पोटेंशियल है, हाई परफॉर्मेंस है, मतलब वो आपका सबसे क्रिटिकल रोल है, करेक्ट, ठीक है। परफॉर्म भी बहुत ताबड़तोड़ कर रहा है और पोटेंशियल तो भर भर के है ही उसमें। करेक्ट। तो क्या आप अपने हाई परफॉर्मर लो पोटेंशियल को उसका सक्सेसर नहीं बना सकते? क्या उसकी जर्नी नहीं दे सकते? क्या उसका 10% एक साल तक पूरा काम नहीं सिखा सकते? सब कर सकते हैं। इनकी बहुत सिंपल से फ्रेमवर्क हैं, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मेट्स हैं। इज इट रियली इतना सिंपल? बहुत सिंपल है ये। क्या बात कर रहे हो आप? मैं तो बेचारे हमारे फाउंडर्स, आपको पता नहीं है, दिक्कत ये है। देखिए, आपको फाइनेंस का नॉलेज है, मैं आपसे आज पूछूं, आप मुझसे पूछो कि correct. आज मैं सीए और अकाउंटेंट के साथ बैठ के लड़ रही, ये 44,000 जीएसटी क्यों ज्यादा गया, ये इसका इनपुट क्यों नहीं मिला हो, ही सेड कि मैडम ये आपने एचआर पार्टी करी है, इसका इनपुट नहीं मिलेगा, ये होटल का पे। मैंने कहा ऐसा कब होता है, मुझे पता ही नहीं है, आई डिडंट नो। सो it's not my mistake, I will accept with the truth that I don't know this department at all। मुझे नहीं पता, तो मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? एक्सपर्ट्स पे डिपेंडेंट हूँ ना। तो प्लीज गिव अप नहीं कर पाते लोग। उन्हें लगता है कि नहीं मैंने बनाया है, मैं ही हायर करूंगा, जब तक बाबूजी हाँ नहीं बोलेंगे। सेकंड जनरेशन में और बड़ा प्रॉब्लम है, पहले बेटा इंटरव्यू लेता है, फिर उसके पापा इंटरव्यू लेते हैं। ये तो लॉजिक ही समझ में नहीं आता है मुझे। आई डोंट नो व्हाई, क्यों करना है ये आपको? एक्चुअली वो लगता है ईगो के हिसाब से इंटरव्यू होता है रेदर देन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। सो आप सोचो कि मैं हाउ आई कैन मैच द एटीट्यूड ऑफ एन फादर एंड द सन एट द सेम टाइम विद द सेम कैंडिडेट। जो फादर को पसंद नहीं आता है वो लड़के को पसंद आता है, जो लड़के को पसंद नहीं आता है वो फादर को पसंद आता है। अल्टीमेटली उसकी हायरिंग नहीं होती है, एंड इसी लूप में घूमते रहते हैं। एक और एमएसएमई से रिलेटेड स्पेशल सिचुएशन में आपको देता हूँ। व्हाट इज एक्चुअली कि सपोज करो किसी के अंदर पोटेंशियल है और वो उस रोल में सेटिस्फाइड है, बट हमको दिख रहा है कि यार इसमें पोटेंशियल है, ठीक है, व्हाट वी डू? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे लोगों को ना। मुझे मतलब जैसे मैं जेनजी के साथ ये रोज फेस करती हूँ कि उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है, बट वो लोग फोकस्ड नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर वो दे आर ओके लाइक कि हाँ ठीक है, उतना रिस्पॉन्सिबल होके काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ, आप उनको ना छोटे छोटे टास्क देना स्टार्ट करो विच मे बी अ कंट्रीब्यूटर टू योर बिजनेस। वो उनके काम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मान लो आपने उनको एक छोटा सा टास्क दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार मेरे लिए ना मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, सो तुम इस पे रिसर्च करो और प्रेजेंटेशन बना के दो, जिसमें भी आपको पोटेंशियल लग रहा है, बिकॉज वो ना उस एरिया में देखना नहीं चाहता या फिर उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल, आई फाउंड हर कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि वो तो अपना काम करती है, डे टू डे रूटीन काम किया और विल लीव एट 6, उनका डेली रूटीन है। तो मैं बोलूँगी कि आज तुम एक काम करना, आज तुम्हारा जो डेली रूटीन है ना उसमें से 30 मिनट्स निकालना, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना, उसको काम करना। आप देखना आपसे बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे वो लोग, क्योंकि पोटेंशियल है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पहले वीडियो बनाना सीखता है फिर वो एडिटिंग करना सीखता है, फिर वो एडिटिंग करना सीखता है, फिर वो पिक्चर क्लिक करना भी सीख जाता है, फिर वो ग्राफिक्स भी सीख जाता है और वो धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का फाउंडर बन जाता है। कैसे? आप बताओ कैसे? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या वो पैदा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हुआ था? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज आई होप सो यहाँ सब इसको एक अगर हम टेक्निकल एचआर टर्म में बोलूँ ना तो मैं इसको बोलती हूँ जॉब रोटेशन। जो मुझे लगता है कि अगर आपका बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपके ना हाईएस्ट रिटेंशन बढ़े, स्पेशली फॉर एमएसएमईज, आप जॉब रोटेशन स्टार्ट करो। जॉब रोटेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी में आज एक बंदा है जो पिछले 1.5 साल से एक रोल हैंडल कर रहा है, जो कि वो बहुत अच्छे से कर रहा है, मान लीजिए प्रोडक्शन हैंडल कर रहा है। आप उसको ना 6 महीने के लिए क्वालिटी में डाल दो। ओके। आप उससे मत डरो कि मेरे प्रोडक्शन का क्या होगा, 1 महीने में रोल ऑन हो जाएगा, ठीक है। उस जो क्वालिटी वाला बंदा है उसको प्रोडक्शन में डाल दो। अगर आपकी सर्विसेज उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगर हैं भी तो एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट को सेट रखो, एक एक बंदे को, दूसरे लोगों को जॉब रोटेट करो। जब ये क्वालिटी सीख जाए, ये प्रोडक्शन सीख जाए, आप देखना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस। दीपिका, मुझे एक ऐसा फ्रेमवर्क बताओ जो हर एमएसएमई ओनर यूज कर सकता हो और ये सब जंजाल से बाहर आ सकता हो। ठीक है, तो सबसे ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज एक फ्रेमवर्क आप लिख लो अगर आप चाहो। इसको बोलते हैं RDA
मॉडल। R stands for right people। ओके अब राइट पीपल की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। D stands for develop people। A stands for atmosphere। ये Okay. तीन चीज़ों को हर फाउंडर को एक्चुअली सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले राइट पीपल की डेफिनेशन अगर मैं बोलती हूँ, राइट पीपल का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके बिजनेस से अलाइन है, आपके विजन से अलाइन है, आपके जेडी से अलाइन है। मुझे लगता है आपको, अगर आप एक MSME है या एक स्टार्टअप है, हायर फॉर एटीट्यूड नॉट फॉर एप्टीट्यूड इनिशियली एटलीस्ट, ठीक है। स्किल्स सिखाई जा सकती है, एटीट्यूड नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि उसका वो तो इनबिल्ट आता है। टाइम भाई 2 साल ही है। करेक्ट। इनबिल्ट एटीट्यूड है, वो आप जज कर सकते हो। और ये हम हर फाउंडर में ये बेसिक स्किल है ही। वी कैन इजीली फाइंड आउट द एटीट्यूड अलाइन विद माय बिजनेस और नॉट। वो थर्मामीटर और है हम हमारे क्या अंदर। करते हैं, स्किल्स के बेसिस पे लोगों को रख लेते हैं करेक्ट। और एटीट्यूड मैच नहीं हो पाता ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, एक बंदे ने मुझसे बोला कि मैडम हमने उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि पिछली 3 कंपनी में उसको सेल्स में से निकाल दिया एक साल में। तो मैंने बोला यार हो सकता है हमारे यहाँ टिक जाए। जब 3 ने नहीं रखा तो कुछ तो दिक्कत होगी, बंदे में दिक्कत होगी, फाउंडर में दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इस पार्ट को। समटाइम्स इवन फाउंडर्स डजंट नो कि काम कैसे करवाना है, तो आप ऐसे लोगों को ट्राई कर सकते हो। रियली? हाँ, गुड। कर सकते हो, ठीक है। RDA फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। D stands for develop people। हाँ, If you're okay. not training your employees, training again मैं बोलती हूँ, training is not about technical trainings। आपने बता दिया ये कुर्सी कैसे बनेगी, आपने बता दिया फाइनेंस कैसे बिकेगा, या मेरा ये प्रोडक्ट इसको ऐसे बेच के आना है, नहीं। आई एम सेइंग ट्रेन फॉर देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ के लिए आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हो वो बता दो मुझे। चलो मैं आपको एक रियल सिनेरियो देता हूँ, आप इसमें क्या करोगे। इन माय कंपनी, मैं अभी अपने ही उदाहरण दे रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी रिलेट कर सकें। ठीक। मैं लोगों को बता भी रहा हूँ हाउ आई वर्क, है ना, ठीक है। सब, ताकि और लोग हायर भी कर लें ना। अगर आपको ऐसी कंपनी में काम करना है प्लीज कम। गुड सेल्स। नहीं, सिंपल सा है। सो वी हैव अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हमारे यहाँ सिंपल जो डिपार्टमेंट हुई कंपनी में वही है। आई एम द फाउंडर। हमने अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया शुरू से, इसीलिए हमारे यहाँ जो हमारी इंडस्ट्री का उल्टा है, मतलब जहाँ हमारे यहाँ लोग, बाकी लोगों में 70% पहले साल में चले जाते हैं, हमारे यहाँ 70% रुकते हैं। तो पहला हमारा फोकस हमेशा रहता है कि व्हाट इज़, हमारे यहाँ कौन आदमी आ रहा है, हम हायर करते समय उसकी एक ही ट्रेड देखते हैं। यानी सबसे पहले हम ट्रेड भी नहीं देखते, मोटिव देखते हैं कि तुम्हारा मोटिव क्या है लाइफ में। मतलब मैं आर्मी से आया हूँ तो आर्मी मोटिव देख के हायर करती है, ट्रेड देख के हायर नहीं करती। तो मैं मोटिव देखता हूँ। तो आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। उस सिंपल, मतलब 3 ही क्वेश्चन है मेरे पूरे इंटरव्यू में, और वही 3 क्वेश्चंस आज तक जितने एम्प्लॉयज हायर किए सबसे वो 3 ही सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, बताना मत, नहीं है तो ना? लोग प्रिपेयर करके आएंगे। नहीं, मैं बता भी दूंगा। तो रियलिटी ऐसी है कि वो तीनों क्वेश्चंस में हर आदमी का अगला आंसर होता है, Of course. और उससे एक सच्चाई पता चलती है। तो मोटिव के लिए है वो। सेकंड, हम लोग काम ये करते हैं कि जब वंस समबडी इज इन, हम उसको 15 दिन से 1 महीने का इंडक्शन देते हैं कि हमको तो आप पसंद आए, बट आप भी हमको चेक कर लो कि हमारी कंपनी आपके लायक है या नहीं है। फिटमैन चेक होता है 15 दिन और महीने बाद। वी पेड, वो पेड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है ना। आई एम टेलिंग यू इट्स पेड। उसके बाद अब जब वो एक बार इन हो गया, टीम में सिंक हो गया, तो उसको समझ में आ जाता है, तो हम उसको पूरा एक करियर पाथ बता देते हैं। आफ्टर 3 years इन माई कंपनी एवरीवन बिकम्स अ पार्टनर। ओके, आप एम्प्लॉय नहीं रहते। ठीक है। इट इज़ वेरी क्लियर। और 3 साल का भी क्लियर है कि फर्स्ट साल आपका माइलस्टोन क्या है, सेकंड ईयर का माइलस्टोन क्या है, थर्ड ईयर का माइलस्टोन क्या ठीक है। है। वी कॉल इट इंटीग्रेटर, हमने उसका नाम दिया हुआ है कि आप एक इंडिपेंडेंट टीम बनाओगे आफ्टर 3 years, जो पूरा आप लीड करोगे इंटीग्रेट। यू विल ऑपरेट लाइक अ फाउंडर और अ CEO। ऑसम। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। उसके बाद चौथा काम हम करते हैं उसके डेवलपमेंट का। तो हमारे यहाँ हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है विच इज़ बुक रीडिंग। मैंने इतना समझा कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, वी कैन गाइड हिम। करेक्ट। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में आपको हर महीने एक बुक खत्म करनी है। देयर इज सेट ऑफ बुक्स, हमने उसकी लिस्ट बनाई हुई है जो हर एम्प्लॉय को पढ़ना मैंडेटरी है। मंडे मॉर्निंग, एवरी मंडे 9:30 वी मीट, सब लोग वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, और उस पर 5 से 10 मिनट का हर व्यक्ति प्रेजेंटेशन देता है कि उसने क्या पढ़ा, उसको कहाँ इम्प्लीमेंट किया, कहाँ उसके एक्सपीरियंस रहे और क्या लर्निंग्स रही। एंड द एंटायर टीम डू दैट, एंड दैट वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 5 years। वाओ। तो अभी मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो अभी तक 40-40, 50-50 बुक्स खत्म कर चुके हैं। ऑसम। फ़ायदा क्या है, उनको वैल्यू समझ में आ रही है, और वो बुक्स ऐसी नहीं होती कि केवल काम से रिलेटेड हो,
उसमें से 50% बुक्स ऐसी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड डेवलप करती हैं। तो हमको पता है कि आफ्टर 3 इयर्स हमको एक इंटीग्रेटर चाहिए, करेक्ट। तो वो अचानक तैयार नहीं होगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उनकी वो ट्रेनिंग चालू हो जाती है। तो व्हेन यू बिकम अ इंटीग्रेटर, मेंटली आप तैयार हो, उसके लिए ट्रेंड हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फनल का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर आके मतलब नंबर्स बताऊँ तो हम 7,500 लोग का इंटरव्यू ले चुके हैं, शॉर्ट लिस्ट किए, मतलब सॉरी 7,500 में से ऑलमोस्ट 300 लोगों के मैंने इंटरव्यू पर्सनली कंडक्ट किए हैं। आउट ऑफ द 300 वी हैव सिलेक्टेड समवेयर अराउंड 40-50 कैंडिडेट्स, आउट ऑफ देम देयर आर ओनली 10 पीपल। तो इतने इंटरव्यू लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? हाँ, आई डोंट नो कि मेरी एचआर में प्रॉब्लम है, कि मुझ में प्रॉब्लम है, कि मेरी हायरिंग में प्रॉब्लम है। ओके, सो इसमें आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हमें अपना रिसोर्स को ये देखना होगा कि ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ, ठीक है? सॉल्व इट, सब लोग सुन रहे हैं। सो पॉइंट इज कि आपको 10 पोजीशन पे ना, अगर मैं एवरेज बोलूँ कि एज अ फाउंडर 10 लोग अगर मुझे हायर करने हैं, मैं 50 से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लूँगी। मैं क्लेम करती हूँ कि आउट ऑफ 4 रेज्यूमे अगर आप एक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, देन कहीं तो दिक्कत है। जेडी में दिक्कत है, फाउंडर में दिक्कत है, एम्प्लॉयज़ में दिक्कत है, सोर्स में दिक्कत है, रिसोर्स में दिक्कत है, कहीं तो दिक्कत है, प्रोसेस में दिक्कत, कुछ तो दिक्कत है। सो हमारे अगर आप प्रपोजल भी देखोगे ना, उसमें लिखा है 4:1। हम 4 ही रेज्यूमे देंगे, हम तो क्लाइंट को भी नहीं देते जो हमें पैसा दे रहा है। मैं बोलती हूँ नहीं, प्रोसेस ठीक करो फिर आना हमारे पास। तो बहुत सारे लोग अपसेट हैं जो जिनको 20-20 रेज्यूमेस देखने की आदत है ना, और भेजो, वो हमारा सिस्टम ही नहीं है, वी डोंट डू इट। ये मैं इसलिए नहीं करती हूँ, मैं ये एक अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहती हूँ कि भाई 1 रेज्यूमे 1 सिलेक्शन इज गुड, इफ नॉट देन एटलीस्ट आपको देखना है, हम साड़ी देखने थोड़ी ना गए नहीं दिखाओ नहीं दिखाओ, है ना? वी आर जस्ट देयर टू हायरिंग राइट सेट ऑफ पीपल, देन व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? 7,500 स्क्रीनिंग करना, आप समझो कितना बड़ा टाइम वेस्ट। वी आर टायर्ड, मेरी कंपनी का सबसे बड़ा बॉटलनेक वो है। यहाँ पे फाउंडर्स को एक चीज करनी पड़ेगी, अनलर्न। व्हाट? ठीक है, यू हैव टू अनलर्न मैनी थिंग्स। सबसे पहले, हर रोल के लिए इंटरव्यू एक जैसा नहीं होगा। ओके। दूसरा, हर रोल के लिए तरीका एक जैसा नहीं होगा। ओके। तीसरा, हर रोल कंसल्टेंट या इंटरनल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, उसकी 80% हायरिंग इंटरनल हो सकती है, जो कि उन्हें करनी ही चाहिए। करेक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू, अपने रेफरेंसेस के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, फ्रेशर बच्चों के थ्रू। 20% शुड बी आउटसोर्स्ड। आपको उसमें दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो नीश है, वो बहुत क्लियर है भाई, वो एक्सपर्ट को दे दो, लेट देम डू इट। ओके। अगर आपको 10 लोग हायर करने हैं तो 8 आप अपने खुद से इंटरनल कर लो, जो 2 सीनियर लेवल सीईओ जो आप चाह रहे हो ना अपने बिजनेस के लिए, गोल्स, विजन, जो आपने स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन, वो स्क्रीनिंग किसी और को मेहनत करने दो ना। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? यू जस्ट हायर एंड गेट द जॉब डन। गुड। सो एज पर योर कमिट, मतलब आपके वर्ड्स को अगर मैं समराइज करूँ तो अनलर्न करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और बॉटलनेक को स्टडी करना पड़ेगा आपके साथ डेटा लेके। मैं बोलती हूँ अगर हर फाउंडर इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दे कि जैसे मैं मेरी हर ट्रेनिंग में एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप में से कितने लोगों ने पिछली कंपनी में काम किया है, इससे पहले कभी भी किसी कंपनी में काम किया है? रेज योर हैंड्स। मोस्ट ऑफ द पीपल रेज देयर हैंड। फिर मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या मेरा सवाल है आपसे कि आप में से कितने लोग जिन बॉसेस को रिपोर्ट करते थे उनके जैसा बनना चाहते हो? कोई हाथ नहीं उठाता। तो एज अ फाउंडर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, अगर मेरी टीम में 50 लोग काम कर रहे हैं, वो 50 को दीपिका बनना हो, बात खत्म, आपका उद्देश्य पूरा हो गया। आर्मी का एटीट्यूड आ जाएगा, देशभक्ति, मरने मिटने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, इफ दे वांट टू बी लाइक यू। Because your attitude, your leadership, your skills, your commitments, you are real leader. That's the whole definition of leadership. कोई बनना ही नहीं चाहता उसके बॉस के जैसा, जो जहाँ से निकलता है वो उसको गाली देते हुए निकलता है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप में प्रॉब्लम है। मैं उन लोगों की गलती नहीं मानती। मुश्किल से 100 में 1 जन हाथ उठाता होगा, मुश्किल से बोल रही हूँ मैं, और ये रियल चेक है। आप जितने सेशंस में जाओ आप कर लेना, ये मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ। और इसके आगे आप एक और सवाल पूछना कि आप जिसको रिपोर्ट कर रहे थे उसकी टेक्निकल स्किल्स पे आपको कोई डाउट नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको रिपोर्ट कर रहे थे, डेफिनेटली ही वाज बेटर देन यू।
तो टेक्निकल स्किल्स से लीडर नहीं बनते हो आप, वो तो बाय डिफॉल्ट होनी ही चाहिए, तभी आप उस पोजीशन पे पहुंचे हो, करेक्ट, राइट? दिस इज बिहेवियरल स्किल्स जो बहुत कम लोगों में है। इन आर केस व्हाट यू विल डू, फर्स्ट थिंग, एक चीज अगर करना होती अनलर्निंग के अलावा जो मुझे करनी है, क्या करते आप? आपके केस में मैं अपनी हायरिंग प्रोसेसेस को बहुत सिस्टमेटिक बनाती कि मैं सबसे पहले अपनी 5 साल का रोड मैप तैयार करती, फिर उसको ब्रेक्स में रेडी करती कि मुझे अगले साल कितना बिजनेस जनरेट करना है, उसके हिसाब से मैं उसको ब्रेक करती कि 5 इयर्स की एक विजन मोटा मोटा दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है। एक फाउंडर कम से कम 5 साल का तो सोचता है। फिर मैं उसको टुकड़ों में बांटती, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, फिर मैं एक के हिसाब से प्लान करती और उसके हिसाब से पूरी वर्कफोर्स प्लानिंग करती और उतने ही लोग हायर करती, उतना ही टाइम इन्वेस्ट करती, उतना ही बजट रखती, उसी प्रकार से काम करती। सो आज तक टच वुड, मतलब पहले ये स्ट्रगल मेरे साथ भी आया एज अ फाउंडर, फिर मैं समझ गई कि मुझे ये समझ में आ गया, क्योंकि आप वर्कफोर्स प्लानिंग कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं आप कैसे करोगे। Correct. तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप पिछले 3 साल के अपने ट्रेंड्स उठा के देख लो। ओके, ठीक है, आपके ट्रेंड्स, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने साल तक मैक्सिमम टिकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपके जो ज़्यादा अट्रीशन है वो किस डिपार्टमेंट में है, कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं, मान लीजिए सेल्स के छोड़ते हैं, ठीक है, वो दूसरा ट्रेंड निकल के आ गया। एनालिसिस किया, नंबर्स लिखे, आप हाथ से खुद ही बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं। मैं भी यही करती हूँ, बस थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में करती हूँ। सिंपलेस्ट प्रोसेस है। 3 साल आपको खुद ही बता देंगे कि मुझे इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों की पाइपलाइन रखनी है, इस डिपार्टमेंट में मुझे ज़्यादा लोग लगेंगे, इसका एवरेज सैलरी इतना है इसलिए मेरा बजट इतना जाएगा, और इस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली ये सैलरी है इसके लिए ये बजट होगा। आपका हो गया वर्कफोर्स प्लानिंग। अब आप प्लान करो, इंटरव्यू लेते रहो, कभी आप पैनिक हायरिंग में जाओगे ही नहीं, सिचुएशन ही नहीं आएगी, और सक्सेसेस बनाते रहो तो आपके भूकंप भूचाल कभी आ ही नहीं सकता। एवरीबडी शुड नो व्हाट the successor is doing. सिंपल क्वेश्चन है एक दीपिका कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, कौन सा वर्क कल्चर बेस्ट है? वर्क कल्चर होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता। पहली ठीक चीज़ है। मुझे लगता है कि हर फाउंडर को एक बेसिक बाउंड्रीज को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिंस व्हाई आई एम सेइंग दिस, बीइंग फ्रेंडली इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इफ़ योर टीम इज़ ओपन अप टू विथ यू, मतलब दे कैन कम, दे कैन टॉक, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ लोग ओपन कल्चर। एट द सेम टाइम दे शुड नो देयर बाउंड्रीज कि अगर काम नहीं हुआ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, सिस्टम्स को हमें कैसे फॉलो करना है, उन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस बीच में जनरली यंग एंटरप्रेन्योर्स इस कल्चर की बीच में फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल जो बोलते हैं ना, इसकी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते। लाइक बाउंड्रीज फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है, वी डू पार्टी, वी डू चिल, बट एट द टाइम ऑफ वर्किंग दे नोज कि वी हैव टू, व्हाट वी हैव कमिटेड वी हैव टू गिव इट नो मैटर व्हाट। सो दिस इज माई कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी कर रहे हैं तो अगले दिन सब 12 बजे ऑफिस आएंगे, नो, बिकॉज टाइम इज 10। सो दैट बेसिक वो कम्युनिकेशन से आता है, वो आपके एक्शन से आता है, वो आपकी बार बार प्रैक्टिस से आता है, वो आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क से आता है। वो बाउंड्रीज को सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कौन सा कल्चर बेटर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर कंपनी का कल्चर अलग होता है, कल्चर की डेफिनेशंस बहुत अलग अलग होती हैं। मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि मेरे हिसाब से कल्चर वो है, आपके हिसाब से कंपनी का कल्चर क्या है, ये आप करेक्ट, सब अलग अलग बोलते हैं। कंपनी का कल्चर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सैलरी है, ना आपकी पॉलिसीज़ हैं, सिर्फ वही है जो हर एक एम्प्लॉई अपने घर में जाके अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को अगर आपकी कंपनी के बारे में अच्छा बोल रहा है तो आपकी कंपनी का कल्चर अच्छा है, और अगर बुरा बोल रहा है तो आप लाख रुपए दे रहे हो, 5 लाख रुपए दे रहे हो, घटिया कल्चर है। सिंपल। इफ समवन इज हैप्पी एंडिंग वर्क एट गोइंग होम हैप्पीली फेस, दैट्स अ कल्चर एंड बिल्ड दैट। ये बनाना बहुत कठिन नहीं है, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन और कल्चर ऐसे बन जाएगा। आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। केरला में एक व्यक्ति हैं, सो ये स्टार्टेड इस कंपनी। आज की डेट में उनकी 22,000 डॉटर्स हैं, ऐसा बोलते हैं, और ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनकी कंपनी में बहुत सारी महिलाएं काम करती थी। तो ही रियलाइज़ कि इन सब की फॉर्मल एजुकेशन हो नहीं पाई है। उसने अपने वर्किंग आवर्स में से 2 घंटे दिए और 2 घंटे उनसे लिए। आफ्टर वर्किंग आवर्स 4 घंटे का उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही स्कूल चालू किया, जहां उनकी फॉर्मल एजुकेशन चालू हुई। उन्हीं लड़कियों में से 22,000 लड़कियां इंडिया के वर्कफोर्स में काम करती हैं आज।
तो इट इज़ यूज टू कॉल कि उनकी 22,000 बेटियाँ हैं. सो दैट इज़ हाउ, जो आपने बोला शायद वो कल्चर की वही. डेफिनेशन यही है मेरे हिसाब से. सो क्लोजिंग नोट्स पे बात करते हैं. पॉश, व्हाट इज़ दिस? POSH. So the POSH definition or full form I would say Prevention of Sexual Harassment Act. लेकिन क्या ये एक्ट सिर्फ विमेन के लिए है? हाँ, मेरा भी क्वेश्चन ये. आई एम आस्किंग यू what do you think as a मेरे हिसाब से तो ऑनेस्टली वुमेन्स के लिए है ये. correct. So act itself says prevention of sexual harassment of women at workplace. ओके. एक्ट 2013, ये एक्ट 2013 में आया था. ये एक्ट सिर्फ विमेन के लिए है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस तो मैन के साथ भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं. एंड आई नो लॉट ऑफ केस स्टडीज, लॉट ऑफ केसेस. बहुत सारे विमेन मैन को भी थ्रेटनिंग दे सकती हैं, धमकी दे सकती है, मैं पॉश केस लगा दूंगी. इस केस में मैन क्या करें? सो इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए होना बहुत ज़रूरी है. सो ये एक्ट 2013 में आया था सिर्फ विमेन के लिए. आज कंपनीज ने इवॉल्व करके पॉलिसीज़ को इंक्लूसिव बना दिया है. ये बोलकर वो मैन एंड विमेन नहीं लिखेंगे अपनी पॉलिसी में, एम्प्लॉय लिखेंगे. ओके. तो उस केस में मैन भी कंप्लेन कर सकते हैं, विमेन भी कंप्लेन कर सकते हैं. और गिव मी एन एग्जांपल कि एक्चुअली होता, क्योंकि एमएसएमई ओनर्स को तो कहीं को ये पता भी नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है अभी. यार देखो, पॉश एक्ट जो है वो कहता है, लिखा है उसमें कि जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग हैं उनको इस एक्ट को अपनी कंपनी में कंप्लायंस फुलफिल करना ही पड़ेगा. जो कंपनीज नहीं करती हैं उनके लिए एक सैड न्यूज़ है कि नाउ गवर्नमेंट एंड एवरीबडी इज सो स्ट्रिक्ट. एंड मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि इसके जुर्माना भी है और आपकी कंपनी में एक्चुअली ताला भी लग सकता है. सो इट इज़ वेरी वेरी सीरियस थिंग. एंड इट्स नॉट अबाउट कि बहुत सारे लोग आपको आके बोलेंगे अरे हमारे यहाँ फीमेल ही नहीं है, हमने ये झंझट ही नहीं पाला मैडम, करेक्ट, फीमेल हायर ही नहीं करे, काय का पॉश. ऐसा नहीं है. स्टिल यू हैव टू फॉलो द कंप्लायंस. 10 एम्प्लॉय सारे के सारे मेल हैं, तब भी आपको पॉश का कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा. रियली? यस, इट्स अ रूल. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. लिटरली मैं एक कंपनी के जीएम के साथ बैठा था. ही इज माय गुड फ्रेंड. दे हैव 1000 पीपल वर्क फोर्स है. सो पॉश की ट्रेनिंग थी बेसिकली. सो यू आर शेयरिंग एन इंसिडेंट. उनको एक केस स्टडी बताई कि व्हाट हैपेंड कि उनकी एक कलीग थी. शी वाज सैड. ऑब्वियस सी बात है, उसका बगल में जो मेल काउंटर पार्ट था तो उसने पूछ लिया कि क्या हो गया, तो शी जस्ट क्राइड, है ना. अब वो रोई तो ऑब्वियस सी बात है, बगल का आदमी था वही संभालेगा. उसने संभाला. नेक्स्ट डे शी कंप्लेंट. ओके. नाउ इस तरह की सिचुएशन, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो औरत गलत थी या सही थी, वो इंसिडेंट नहीं पता. नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और ऐसा सवाल मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द साइड मेल की तरफ से आता है कि मैडम फिर तो कोई फीमेल गिर रही होगी तो हम तो पकड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि पता चला कंप्लेन लगा दी. मैडम अगर हम सीढ़ियों से जा रहे हैं और कोई मैडम हमारे ऊपर गिर पड़ी और फिर हमारे ऊपर कंप्लेन लगा दी, देन व्हाट. सो इसके लिए एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है. देखिए, जब आप किसी को मदद करते हो तो ऑफकोर्स आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं आता कि आपके दिमाग में पुलिस आती है कि जब कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है, बट कुछ लोगों के दिमाग में आती है और वो निकल जाते हैं. आप ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते. अगेन मैं इस पे आती हूँ कि ये एटीट्यूड पे डिपेंड करता है. मैं एज अ वुमेन मैं शायद रुक जाऊंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, एज अ ह्यूमैनिटी इट इज़ माई ह्यूमन राइट्स एंड मुझे लगता है कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए. सो मैं पॉश वॉश ये सब बाद में सोचूंगी. और पॉश एक्ट सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, इंटेंशंस वर्सेस इम्पैक्ट. आपका इंटेंशन कितना बेहतरीन है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है. अगर इम्पैक्ट हुआ है सामने वाले को, उसको लगा कि आपने उसके रोने की भावनाओं का सहारा लेते हुए कुछ तो ऐसा फील करवा दिया जो उसको गलत इम्पैक्ट हुआ, शी कैन फाइल अ केस. अब आप बोलो कि मैं तो मदद कर रहा था, मेरा तो वो मतलब ही नहीं था, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, मैं तो हेल्प कर रहा था, मैं तो आंसू पोंछ रहा था और एटसेट्रा. बट मे बी शी फेल्ट इट. और मे बी आप अगर कंसोल कर रहे थे तो आप टिश्यू भी दे सकते थे. दूर से कीजिए, आप किसी काउंसलर के पास जाइए और वो काउंसलर आपका सुन रहा है और रो रहा है, तो आपको क्या गले लगा लेता है वो? नहीं. व्हाट दे डू एज अ कॉलीग, आपको क्या करना चाहिए? आप उसको हैंकी दोगे या वो नैपकिन दोगे, ना कि उसको कंधे पे बिठा के रुलाओगे. राइट. सो बेसिक गाइडलाइंस हैं, बहुत ही बेसिक सी गाइडलाइंस हैं और बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं. अगर कोई महिला इसका मिसयूज करे, सपोज करो कभी, तो क्या करे बेचारे? मिसयूज़ तो मैं ये स्ट्रांगली बोलती हूँ कि विमेन शुड रिस्पेक्ट दिस लॉ, बिकॉज ये लॉ हम सबकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि आप ना
सिर्फ अपना नाम तो खराब नहीं कर रहे हो, आप पूरी विमेन कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हो. सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट दिस लॉ. सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होती है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड विमेन शुड रिस्पेक्ट दिस लॉ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई फीमेल कोई फेक केस लगाती भी है, मैंने खुद मेरी इतनी लंबी जर्नी में 17 साल के एक्सपीरियंस में कुछ पॉश केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जिसमें किसी फीमेल ने फेक केस फाइल किया. आई फॉट फॉर इट. जबकि कंपनी ने बोला कि ठीक है दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, नहीं हटाते हैं. मैंने बोला नहीं, कल्चर सेट कर रहे हो आप. आज इसने दूसरे एम्प्लॉय पे लगाया, कल किसी दूसरे एम्प्लॉय पे लगाएगी. टर्मिनेट हर. वी टेक सच एक्शंस नाउ फॉर फीमेल ऑल्सो. एंड मुझे लगता है कि ये सही समय है इस बारे में बात करने का और लोगों को ये बताने का कि सेफ्टी इज़ नॉट अबाउट मेन एंड वीमेन, इट्स अबाउट ह्यूमन इंडिविजुअल. मैंने बहुत सारे मेल को सेंसिटिव देखा है और बहुत सारी फीमेल को बहुत अग्रेसिव देखा है. तो इससे जेंडर डिफाइन नहीं होता है कि विमेन का केस आएगा तो सिंपैथी आ जाएगी. नहीं, एज अ एक्सटर्नल मेंबर आई ऑलवेज लुक एट हु इज़ राइट. आई डोंट लुक एट विमेन ने केस फाइल किया, मैन ने केस फाइल किया. बीइंग एंटरप्रेन्योर, चूंकि आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हो, हमारी सोसाइटी में खासकर इंदौर में मैं कल किसी से बात कर रहा था, शी इज़ ऑल्सो वुमेन एंटरप्रेन्योर की शेखर ये बारे में बात करना. एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हो आप शायद. वो किस तरह इवॉल्व हुई और वो किस तरह से वुमेन्स को हेल्प करती है एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर उसके बाहर भी? ओके, प्लीज टेल यू टॉकिंग अबाउट आइशिरोज फाउंडेशन. यस. ओके, सो आइशिरोज सुनते मेरे फेस पे एक स्माइल आ जाती है. ये एक बहुत ही क्लोज स्टोरी है टुवर्ड्स माय हार्ट. व्हाई आई वुड से अबाउट आइशिरोज. आइशिरोज ना सिर्फ मेरा विजन नहीं है, मतलब वो एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है कि जो आपने बोला ना कि उसके लिए आर्मी में लोग मर मिट जाते हैं, ऐसे विमेन की कम्युनिटी है. क्योंकि हमने इस बात को गलत प्रूफ किया है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं. तो वी ऑलवेज से दैट आइशिरोज इज़ नॉन फैंसी कम्युनिटी ऑफ अ विमेन. ये उन सारी परेशान महिलाओं का ग्रुप था जिनकी कोई दोस्त नहीं थी इंदौर में. ओके. और जिनका विजन या माइंडसेट बहुत बड़ा था, जो अपने बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहती थी. लेकिन अच्छे दोस्त सबको चाहिए होते हैं और अच्छी कम्युनिटी सबको चाहिए होती है, बट किटी से थोड़ा सा दूर रहना था और फैंसी कम्युनिटीज़ से. तो बस उसके लिए हमने बनाया और ये बनता गया. आज 450 विमेन इसका पार्ट है. ये विमेन को सिर्फ एक ही चीज़ में हेल्प करता है. हमारा मानना ये है, आइशिरोज का ऑब्जेक्टिव ये है कि एवरी विमेन, आज हिंदुस्तान में 144 करोड़ भारतीय हैं, उसमें से 50% महिलाएं हैं. तो मेरा मानना है, हमारी एज अ विमेन नैतिक जिम्मेदारी है कि इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो. आप कब तक पॉकेट मनी लेके अपने खर्चे चलाओगे? सो एवरी विमेन, वेदर यू आर एजुकेटेड नॉट एजुकेटेड, आप पढ़े हो लिखे हो, घर में हो, घर से बाहर नहीं जा सकते, व्हाट्सोएवर, हर औरत 10,000 रुपये महीने का ऐसे ही कमा सकती है. तो आइशिरोज का यही विजन है और यही चाहता है कि हर विमेन अपने पैरों पे खड़ी हो और अपना पैसा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही रियल एम्पावरमेंट लाता है. इसके अलावा सब बुलशिट बातें हैं. तो सच्चाई बहुत कड़वी है और बहुत सच है. कोई भी ये बोलता है कि नहीं हमारे घर की औरतें बहुत एम्पावर्ड हैं, वो बाहर नहीं जाती, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, इम्पॉसिबल है ये. उसका कौन कौन पार्टिसिपेट या मेंबर बन सकता है और उसका प्रोसेस क्या है? एनी विमेन फ्रॉम 18 to 80 ईयर कैन बी अ मेंबर ऑफ आइशिरोज कम्युनिटी. 199 लाइफ टाइम फीस है इसका. ये सेक्शन 8 कंपनी है. इससे किसी भी बोर्ड मेंबर का ऑब्जेक्टिव पैसा निकालना या पैसा बनाना नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिजनेस. हम सबका पैशन है ये. और हम बहुत सारे लोग मिलके, जिसमें जो हमारे कोर बोर्ड मेंबर्स हैं, उनने बहुत सारे झगड़े करके, बहुत सारा एक पेज पे आने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स करके, समझ के हम सबको ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ अकेले मैं या अकेले वो नहीं कर सकते. इट्स अ विजन, इट्स अ पर्पस, इट्स अ कमिटमेंट टूवर्ड्स अदर विमेन कि हाउ इफ आई एम रेजिंग माई सेल्फ, देन यू कैन ऑल्सो डू दैट. सो वंस यू विल रेज योर सेल्फ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी ड्यूटी बनती है मेरे आसपास की जितनी भी फीमेल हैं उनको भी मुझे अपलिफ्ट करना है. सो आप बाय डिफॉल्ट उस मिशन से और विजन से ना जोड़ने लग जाते हो. जैसे आपने देखा होगा कि जब आप योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो, सो व्हाट यू डू, आपको समझ में आता है जो आपको चेंजेस अपने आप में फील होते हैं ना, आप अपनी आसपास की सोसाइटी को ऑटोमेटिकली ठीक कर देते हो. करेक्ट. जैसे मैंने विपाशना मेडिटेशन किया, तो एक बार किया, व्हाट बेनिफिट्स आई गॉट थ्रू विपाशना,
मेरे बाद मैंने 12 लोगों को भेजा और ऐसे लोग जो 5 मिनट बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। सो इट्स यू इन्वॉल्व, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी फ्लो होने लगती है। चलो गुड। सो गाइस, अगर आपको आईसीरोस में पार्टिसिपेट करना है, स्पेशली वुमेन्स, आई विल हाईली रिकमेंड बिकॉज शी इज़ अ अमेजिंग लेडी। आप बहुत सही हाथों में जा रहे हो। और एक चीज़ और मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा, बिकॉज माई वाइफ टोल्ड मी शी इज़ लुकिंग फॉर अ कम्युनिटी। एक्चुअली शी इज़ अ न्यू एंटरप्रेन्योर, साल भर पहले ही उसने अपना बिजनेस शुरू किया। नाउ शी इज़ स्ट्रगलिंग, और एक्चुअली रियल प्रॉब्लम है। स्ट्रगलिंग वो किस चीज़ को लेकर कर रही है? वो इसी चीज़ को लेकर कर रही है बिकॉज एक सोसाइटी की माइंडसेट और जो महिलाएं उसके साथ पहले रही उनका माइंडसेट डिफरेंट है, और उसको अब जो माइंडसेट चाहिए उस कम्युनिटी का माइंडसेट मिल नहीं रहा उसको। I absolutely relate. सो आई रिलेट, दैट्स व्हाई आई, इसलिए और मैंने उसके बारे में थोड़ी बात की, बिकॉज वैसे और भी मैं बहुत सारी महिलाओं को शायद जानता हूँ जिनको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। सो दीपिका, टेल मी, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ कॉल्ड NIA। ये Yes. क्या है एंड हाउ इट वर्क्स? Okay, so NIA नेटवर्क इन एक्शन, ये एक ग्लोबल बेस्ड कम्युनिटी है, US बेस्ड, और ये इंडिया के बहुत सारे शहरों में और ग्लोबली वर्क करती है। इंदौर में ये मार्च में लॉन्च हुआ है। इस कम्युनिटी का एक सिंपल पर्पज़ है कि जैसे कोई भी कम्युनिटी किसी ना किसी पर्पस ड्रिवन होती है, ये एक प्योरली मैच्योर बिजनेस ओनर कम्युनिटी है। हाउ दिस कम्युनिटी इज़ हेल्पिंग टू ग्रो टुगेदर, बिकॉज एवरी फाउंडर इज़ नॉट सीकिंग फॉर बिजनेस। सबको बिजनेस नहीं चाहिए। Correct. कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को लाइक माइंडेड लोग चाहिए साथ में ग्रो करने के लिए। उस टेबल पे बैठ के क्या मैं आपके साथ 200 करोड़ का डिस्कशन कर सकती हूँ, क्या मैं आपसे अपने बिजनेस की प्रॉब्लम ओपनली शेयर कर सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ सीख सकती हूँ, क्या मैं डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट बिजनेसेस के लोगों के साथ उठ बैठ के एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हूँ, जो मुझे बिजनेस में हेल्प करे, मेरी लर्निंग में हेल्प करें, ग्रोथ में हेल्प करें। तो ये एक ऐसे फाउंडर्स की कम्युनिटी है। इंदौर में अभी हमारे पास 75+ बिजनेस ओनर्स हैं। सून वी विल बी 100, एंड हमने 2 ग्रुप्स को एक साथ लॉन्च किया था। एंड मेरा नाम उसमें नहीं है? आप मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल आइए। मैं तो इस पॉडकास्ट के बाद पहला सवाल ही होता है, व्हेन यू आर जॉइनिंग NIA। सो दिस इज सुपर पावरफुल कम्युनिटी, एंड मुझे लगता है कि हर कम्युनिटी का एक पर्पस होता है अलग अलग। NIA का पर्पस बहुत ही क्लियर है कि हम ऐसे फाउंडर्स को, लाइक माइंडेड फाउंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं जो साथ में ग्रो करना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जिनके पास समय बहुत कम है, इसलिए वो महीने में सिर्फ 2 ही बार उनको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा ऑफिशियली। मतलब और वैसे तो आप मेरे ऑफिस कभी भी आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। हम सब इंदौर में एक दूसरे से कितने क्लोजली जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, बट मिलता कौन है? सो NIA गिव्स दैट प्लेटफॉर्म वेर यू frequently meet and build meaningful relationship. ग्रेट। कंपैरिजन हम लोग कभी बाद में करेंगे, Sure. है ना? सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको या आपके किसी परिचित को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है, तो मैं और मेरी टीम का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है। हम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं।